तो देश का मूड कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ इसके कि देश का मूड मोदी के पक्ष में लग रहा है। लेकिन अन्ना की पार्टी का क्या होगा? क्या अन्ना की पार्टी को स्वीकारने के लिए तैयार है ये देश? तो अन्ना पार्टी, हम अपना पिटारा खोलने वाले हैं। अन्ना पार्टी का क्या होगा? एबीपी न्यूज के 5 सर्वे अभी तक कांग्रेस को बता रहे हैं कि लगातार डिक्लाइन पर कांग्रेस जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से 30% पर थी मई 2011 में और किस तरह से 18% वोट शेयर पर इस वक्त सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले चढ़ी थी, अब फिर से गिरी है। 28% पर सिमट कर 27% पर सिमट कर रह गई। किशोर विजय 27% पर सिमट कर रह गई है। लेकिन इन सबके बीच टीम अन्ना कहां खड़ी है? अन्ना हजारे के पिछले साल के मूवमेंट को देखिए, जो उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर किया था। ऐसा लग रहा था पूरा देश उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उतार चढ़ाव हमने टीम अन्ना में भी देखे हैं। टीम अन्ना को टीम अरविंद बनते भी देखा है। और अब क्या बन पाएगी अन्ना पार्टी? देखते हैं क्या कहता है देश का मूड। 22 से 24 अगस्त के बीच जब देश का मूड समझने के लिए हम लोगों के बीच गए, तब तक अन्ना हजारे की टीम राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला कर चुकी थी। ये विवाद भी शुरू हो चुका था कि अन्ना की पार्टी बननी चाहिए या नहीं। देश का मूड समझते हुए हमने लोगों से पूछा कि अन्ना की पार्टी बनाने पर वो क्या सोचते हैं। तो ये बात सामने आई कि लोग तो पार्टी बनाने का जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं। 64% लोगों ने कहा कि पार्टी बनाने का फैसला सही है। सिर्फ 22% लोगों ने पार्टी बनाने को गलत फैसला बताया। हमने जब ये पूछा कि क्या वो चुनाव में अन्ना की पार्टी को वोट भी करेंगे, तो 77% लोगों ने वोट करने की बात कही। सिर्फ 16% अन्ना पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। 84% लोग अन्ना के आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। अन्ना और रामदेव का आंदोलन साथ साथ नहीं चल रहा है, लेकिन समय एक ही है। दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन लोगों को रामदेव के मुकाबले अन्ना हजारे कहीं ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। 75% लोगों की नजर में अन्ना ज्यादा विश्वसनीय है, जबकि सिर्फ 12% लोगों का विश्वास रामदेव के साथ है। 64% लोग कह रहे हैं कि अन्ना हजारे को अन्ना पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन मनीष, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ले लूं, ये अन्ना पार्टी होगी या अरविंद पार्टी? देखिए, ये शब्द हैं जो आप दे रहे हैं। हमारे पास नहीं, टीम अन्ना मैंने नहीं लिखा था टोपी पे। मैं अन्ना हूं ये भी मैंने नहीं लिखा था। मैं अरविंद हूं ये भी मैंने नहीं लिखा। और आपने भी देखा होगा, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां, अन्ना ने कभी नहीं कहा था कि टोपी पे मैं अन्ना हूं लिख के आ जाओ। वो अन्ना के फॉलोअर्स थे जो अपने आप लिख के आ गए थे। खैर, मुद्दा ये बनवाई तो आपने थी ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये गलत कह रहे हो आप। नहीं, एकदम से बाजार में मैं अन्ना हूं की टोपी आ गई, आप ये कह रहे हैं। इतना ज्यादा ब्रांड चल निकला कि पेरिस से सीधे टोपी आपको तय करना है। आप सर्वे पे चर्चा करना चाहते हैं, उस पे करना चाहते हैं। ये भी एक सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि एक टीम अन्ना की टोपी टीम अरविंद की टोपी में कैसे बदल गई। विजय, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर सकते हैं। देखिए, ना अरविंद केजरीवाल अपने आप में ये सवाल तो उठता ही है। जवाब देने चलिए ना अरविंद केजरीवाल टोपी पहनते हैं, ना वो कभी कहते हैं, ना कभी अन्ना जी ने आज तक कहा कि मेरे नाम की कोई टोपी बने। आपने पूरे लगातार लाइव दिखाए हैं वहां से। आज मैं अपनी पूरी आर्काइव में से एक फुटेज ढूंढ के ला दी जहां अन्ना ने कहा हो कि मैं अन्ना लिख दो उस पे। अन्ना की ये टीम अन्ना भी आप लोगों ने शब्द यूज किया, पहले आप लोगों ने सिविल सोसाइटी दिया। बहरहाल, आप जो बात कर रहे थे कि अन्ना पार्टी और ये सब, हमारे पास 15,000 नाम आए हैं। 15,000 जिसमें लोगों ने सजेशंस दिए कि 15,000 ईमेल आए हैं जिसमें लोगों ने सजेशंस दिए कि आपकी पार्टी का नाम क्या होना चाहिए। उसमें बहुत सारे रिपीट भी हैं, उसके बाद बहुत सारे नाम रजिस्टर्ड भी हैं। इन सबको काट के हम तो वेबसाइट पे लिख देंगे। अब उसका नाम अन्ना पार्टी हो या कुछ और हो, वो लोग तय करेंगे। जिन लोगों ने नाम भेजे हैं उसके बाद उसको वोट करेंगे। हम क्यों तय करें? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपके दीपक, क्योंकि आपने काफ़ी मुद्दे के बारे में सुनवाया। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कहना चाहूँगा। ये सारी राजनीति जिसकी अभी चर्चा की आपने, वो कहीं ना कहीं जीतने के इर्द गिर्द घूम रही है। जिन किन प्रकार जीतो और फिर पैसा कमाओ। अभी आपने 2 मॉडल दिखाए। आरपीएन सिंह जी कह रहे थे कि ये नकवी साहब कह रहे थे कि आरपीएन सिंह जी की पार्टी में तो पालने में बैठ के प्रधानमंत्री होता है। सिंह साहब ने मान लिया और कहा कि हमारे यहाँ पालने में होता है, इसलिए हम जीतते हैं और आप हार जाते हैं क्योंकि आपके यहाँ पालने में नहीं होता। नकवी साहब ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारे यहाँ तो खेत खलिहानों से निकल के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारा ये कहना है कि दोनों तरह की दोनों राजनीति एक ही धुरी पे खड़ी हैं कि किसी तरह से सत्ता में आ जाओ और उसके बाद खेत खलिहानों वालों को भी भूल जाओ। पालने वाले बैठने वाले को तो पता ही नहीं होता कुछ पहले भी। तो मनीष जी, नहीं, एक मिनट, मैं
बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों के उदाहरण बता सकता हूं जो शिक्षक थे, उनके वो और उनके रिश्तेदार खूब अमीर होते चले गए, लेकिन उसी प्रदेश में बाकी शिक्षकों की क्या हालत हुई वो उन्होंने देख लिया। तो खेत खलिहानों की चिंता होनी चाहिए, खेत खलिहानों से निकलने वाले लोगों के प्रधानमंत्री बनाने की चिंता बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस राजनीति को चुनौती देता हूं और इसीलिए कहता हूं कि जो अन्ना पार्टी बनने की बात हो रही है, जिसको आप अन्ना पार्टी कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति करने की बात नहीं है, इस राजनीति को बदलने की बात है। हाँ, जहां तक बदलने की बात है, इसमें आप जो आंकड़े देखकर खुश हो रहे होंगे, लेकिन आंकड़ों का विस्तार मैंने देखा है। इसके हिसाब से जो पूर्वी भारत है और दक्षिण भारत है, वहां आपको बहुत लोग एक ठीक ठाक सी संख्या ऐसी है जो आपको पसंद नहीं करती है उस रूप में कि आप राजनीतिक पार्टी बनाते या चुनाव लड़ते या फिर वो चुनाव में वोट देंगे। तो आप, मुझे लगता है कि उस तरफ शायद कम ध्यान दे पाए आप। हमें उम्मीद है कि देखिए, हमको वोट नहीं चाहिए, अन्ना जी को वोट नहीं चाहिए। चलिए, आप बोल रहे हैं आपको वोट नहीं चाहिए, पद और आप चुनाव में भी खड़े होंगे तो आपको वोट नहीं चाहिए, आप घोषित कर दीजिए। आप जीतना चाहेंगे, ये बोल रहा हूँ ना। तो वोट ट्रांसफर किसको करेंगे आप? यही मैं बोल रहा हूँ। जैसे अरविंद, वो टोपी ट्रांसफर हुई अन्ना से लेके अरविंद तक, तो यहाँ वोट किसे ट्रांसफर होगा फिर? वोट जनता को तय करना है कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, कुछ लोग हो जाएं और वही सत्ता का सारा केंद्र बन के रह जाएं, देश के किसान, देश के लोग, और कोई कानून नहीं बनता। 65 साल हो गए इस देश में, 35,000 कानून इन लोगों ने अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक बनाए हैं। सारे के सारे कानून कहीं ना कहीं ये मान के बनाए गए हैं कि आम आदमी चोर है, नेता और अफसर बहुत ईमानदार होते हैं। तो इन सबको बदलना पड़ेगा। इसकी बात कौन करेगा? ये ना कांग्रेस बता रही है, ना बीजेपी बता रही है, ये बात करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए राजनीति करने की जरूरत पड़ रही है। इसको करने के लिए राजनीति करने की जरूरत पड़ी है। आरपीएन सिंह साहब के पास जाऊं। राजपूत जी, आपसे जानना चाहूंगा, सर्वे की एक बड़ी बात यह है कि अन्ना की विश्वसनीयता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाबा रामदेव की बहुत कम। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है आपको? दोनों को अलग अलग करके देखने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा विश्वास है और जो कुछ मैंने देखा समझा है कि अन्ना और रामदेव के आंदोलन एक ही लक्ष्य को लेकर चले। उनके ढंग अलग अलग थे, लेकिन बार बार लोगों को, जहाँ मैं लोगों से मिला हूँ, सब ने कहा उन्हें साथ साथ रहना चाहिए, साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अन्ना की वरिष्ठता निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ एक निरंतरता भी है। हमारे देश में जब सत्याग्रह की बात होती है, आंदोलन की बात होती है, तो हम गांधी जी को अवश्य याद करते हैं, और उससे मिलते जुलते उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, और जो उन्होंने पहले किया है, जब आप ये दोनों नाम लोगों के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से श्रद्धा जो है और विश्वास सबसे पहले अन्ना के पास जाएगा। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, और रामदेव भी इसको मानेंगे। रामदेव भी इस बात से सहमत है कि अन्ना की वरिष्ठता है और देश उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। आगे जो चीजें बदल रही हैं उनमें स्थिति क्या होगी उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे में आपको अफसोस नहीं होता कि दोनों एक मंच पर नहीं आ पाए? मैं तो चाहता हूं कि दोनों एक मंच पर आए, और मेरे जैसे व्यक्ति का प्रयास भी यही है कि दोनों एक मंच पर आए। दोनों का उद्देश्य चूंकि एक है। आप तो चाहते हैं राजपूत साहब, लेकिन दिक्कत तो टीम अन्ना में है ना। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते, मनीष सिसोदिया नहीं चाहते। क्यों मनीष? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, धीरे धीरे समय के साथ एक ऐसी जो स्थिति बनती है और उसके बाद कोई न कोई स्वरूप निकलेगा, अन्ना और रामदेव के आंदोलनों का निकलेगा, और दोनों में आगे चल करके जनता का दबाव पड़ेगा कि वे साथ साथ रहें, क्योंकि दोनों को समर्थन उस जनता ने दिया है जो त्रस्त है, जो बड़ी खराब स्थिति में है। पर आप कहां से होगा? ये तो पार्टी बना रहे नहीं। बाबा रामदेव जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मेरे भी मुद्दे हैं आम आदमी के रूप में, और मैं चाहूंगा कि वो सारे मुद्दे भी सफल होने चाहिए आम आदमी के रूप में। अन्ना जी ने भी उठाए हैं, वो भी सारे देश के लोगों के मुद्दे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका एक मंच पे आना अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं स्वामी जी को लगता है कि बीजेपी एक अच्छी सत्ता बन पाएगी, या बीजेपी नितिन गडकरी साहब उनके स्टेज पे पहुंच के इस देश को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद उनको इसका भी टूट जाएगा। क्योंकि 7-8 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। वहां भी 10-10 300 करोड़ एक IAS दंपत्ति के घरों से निकलते हैं। तो उस संपत्ति की तरफ भी जब बाबा रामदेव जी का ध्यान जाएगा तो वो शायद उधर से अपना ध्यान हटा लेंगे। आरपीएन सिंह साहब, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारे एक दर्शक ने सजेशन दिया था कि टीम अन्ना को अपनी पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए। उन्होंने कहा था बाप, यानी भारतीय अन्ना पार्टी। अब भारतीय अन्ना पार्टी का पहले सर्वे भी आ गया है। सर्वे ये कह रहा है 77% लोग उनको वोट करेंगे, यानी कांग्रेस और बीजेपी को तो अब राजनीतिक पार्टियां बंद कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है। अगर इस सर्वे को देखा जाए दीपक जी, तो 77% लोग अगर वोट अन्ना हजारे पार्टी को देंगे तो आपका सर्वे का साफ है कि कांग्रेस बीजेपी कोई सीट ही नहीं जीत पाएगी। अन्ना हजारे की जो पार्टी होगी वो सारी सीट जीतेगी। पर एक चीज मैं विरोध करना चाहूंगा, जो सिसोदिया जी ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोग जीत जाते हैं, पैसा बनाने के लिए जीत जाते हैं। मैं ऐसी बात का विरोध करता हूं,
कि मैं 20-22 साल से राजनीति में हूं और क्योंकि वो इलेक्शन नहीं जीत पाए या वो राजनीति में नहीं आ पाए तो वो बहुत ईमानदार हैं, और क्योंकि मैं इलेक्शन जीत गया मैं बेईमान हूं। मैं समझता हूं ऐसे सोच से ना देश आगे बढ़ पाएगा, और दूसरों पर उंगली उठाने पर पहले लोगों को अपने पर उंगली जो पड़ती है उसको देखना चाहता हूं। और ये कहना कि जो राजनीति में है कांग्रेस से जीत गया, बीजेपी से जीत गया, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है, और जो टीम अन्ना हजारे का सदस्य है वो सिर्फ ईमानदारी के लक्ष्य के लिए काम करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे बोल और ऐसे अगर ख्यालात किसी के होते हैं तो इस पे मुझे बड़ा अफसोस होता है। सिंह साहब, आपको बात अच्छी नहीं लगी, हो सकता है ज्यादा तल्ख हो गई हो, लेकिन और आपने 20-22 साल आपने बताया कि काफी सेवा की है जनता की, लेकिन 20-22 साल से आप जीत के जिन सदनों में बैठते रहे हैं, उन्हीं सदनों में बैठ के कोयला जैसे घोटाले होते रहे हैं, आपने अभी तक उन सदनों से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देश का कोयला खदान, आप 2G में चलिए ठीक है, 2G में 10 साल बाद भी अगर आप बात करते तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा था, 10 साल बाद पैसे कमाने लगते, लेकिन देश का सारा कोयला लुटा जा रहा था और आप संसद में बैठे हुए थे। किस लिए? वो ईमानदारी किस काम की जो संसद में कोयला लुट जाने देती है? मुझे ये तो बताइए। सिंह साहब जवाब दीजिए। कोलगेट आपने पढ़ा भी है, कुछ आपने पढ़ा भी है। भाषण टीवी पे बैठकर भाषण देके कोई नेता नहीं बन जाता है। जनता के बीच में जाइए, ईमानदारी का ढोंग करने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता है। 20 साल जनता में जाकर 10 लोग का वोट जुटाकर उनका काम करने की सेवा करिए। टीवी स्टूडियो में भाषण देकर कोई नेता नहीं हो जाता है। हमने भी देखा है, बहुत भाषण दे दिया, कुछ जनता के लिए और देश के लिए करना चाहिए मंचों से। और मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने नाराज आप काफी हो गए, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं आया। आप इतने साल से जिन सदनों में बैठते हैं उन सदनों में लगातार भ्रष्टाचार के फैसले हुए हैं, आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? आपको लगता था की कोशिश मत करिए, खेत खलियानों के लोगों के बारे में बात मत करिए। दिल्ली में कोई खेत खलियान में आप काम नहीं कर रहे हैं। रामलीला मैदान में और मीनारों पर बैठकर भाषण देने से देश नहीं बदलेगा। हम कुछ नहीं है, हम तो एक आम आदमी है, लेकिन आप अपना बताइए ना कि 22 साल में आपने उन सदनों से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जहां आप ये कह रहे हैं कि आपने सेवा की? वहां खूब भ्रष्टाचार हुआ है। जब आप विधायक थे तब भी यूपी में भ्रष्टाचार हुआ, जब आप संसद में बैठे वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। प्रजातंत्र में कुछ बनाया है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी तक आप नाराज काफी हो गए, लेकिन बात का जवाब नहीं आया। हाँ बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विनम्रता के साथ, कोलगेट में आपने कुछ पढ़ा है? क्या के बारे में कुछ पढ़ा है? मैं समझता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कोयला अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को जब लुटाया जा रहा था तो आप बोले क्यों नहीं? वहां पे सिर्फ कहना 1,86,000 हट गया, इससे कुछ होगा नहीं। देश की जनता इतनी बहुत समझदार है। आपके सिर्फ बोलने से कि चोरी हो रही है, मुझे लगता है कि आप अगर देश को कॉमनवेल्थ 2G के समय में मुझे याद है कि आप संसद में थे। की बात कहते हैं, कॉमनवेल्थ 2G घोटाला जिस वक्त हो रहा था उस वक्त भी आप संसद में ही थे। तो बोलने की हिम्मत रखिए। सिर्फ झूठ को फैलाने से सच नहीं हो जाता है। एक ही झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता है। कक्षा 3 में पढ़ा था मैंने। रशीद देखिए आरपी सिंह जी, देखिए मुझे लगता है कि आपको ये जो टीम जो मनीष भाई जो कह रहे हैं इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति में आएंगे तो इनको भी जैसा आपको पता चलता है, जैसे हम जिसे कहते हैं आम आदमी की जबान में आटे दाल का भाव, इनको भी पता चलेगा कि राजनीतिक दलों के समय क्या समस्या आती है, चुनाव लड़ने में क्या दिक्कतें आती हैं। जब आदमी सांसद बनता है तो उसको सदन के क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, ये जो CAG की रिपोर्ट होती है इसके ऊपर क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो ऑडिटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें पता है कि आप थोड़ा धीरज रखिए। ये आएंगे राजनीति में, इनको भी वो सब बातें पता करेंगी। आप तो अपने उसमें देखिए कि आपकी सरकार में क्या कमियां, आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि इनको जो अभी बेनिफिट मिल रहा है, मुझे जो सर्वे में नजर आ रहा है वो एक नॉवेल्टी का मिल रहा है। ये एक नई चीज लेके आए, नई आवाज लेके आए, तो जनता में इनकी तरफ रुझान है। लेकिन उसमें वो कितना वोट में, एक्चुअल इलेक्शन में कितना वोट में कन्वर्ट होगा वो अभी समय बताएगा। राजपूत साहब, मैं आप कराऊंगा, लेकिन नकवी जी कहना चाह रहे थे। नकवी जी, 77% लोग भारतीय अन्ना पार्टी को वोट देने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी क्या करेगी अब? नहीं, पहले भारतीय अन्ना पार्टी बनने दे दीजिए कि पार्टी क्या बनती है और कौन बनता है, क्या बनता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है, चाहे वो लोकसभा का 2013 में हो या 2014 में, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मतलब कि यूपीए वर्सेस एनडीए होगा। और निश्चित तौर से ठीक है, कोई पार्टियां बनती हैं। मुझे याद है कि इमरजेंसी के बाद कुछ महीनों के बाद एक फिल्मी जो हीरोज थे उन्होंने भी कुछ पार्टियां बनाई थी, बहुत भीड़ होती थी, और उन्होंने भी कहा था कि दोनों पार्टियां और दोनों जो कांग्रेस है और जो जनता पार्टी है वो दोनों भ्रष्ट है और एक हम अलग विकल्प खड़ा कर रहे हैं। तो उसका भी बहुत लोगों ने स्वागत किया था। मीडिया उस समय इतना नहीं था जितना अब है,
लेकिन उस समय जितना भी मीडिया था वो मीडिया बहुत हाईलाइट करता था उस पार्टी को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी की हमारी खूबसूरती है कि पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियां आती हैं, जाती हैं, लेकिन दिशाहीन नहीं होना चाहिए। मैं आरपीएन सिंह जी ने जो कहा ये बात सही है। जो पॉलिटिकल फील्ड में लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सारे बेईमान नहीं है, सारे भ्रष्ट नहीं है। वो लोग भी संघर्ष करके, वो लोग भी जन सरोकार के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकारें बेईमान हो सकती है, व्यवस्था बेईमान हो सकती है, और उस व्यवस्था और सरकारों को बदलने के लिए राजनीतिक दलों से ही और राजनीतिक पार्टियों से ही आवाजें उठती भी हैं और सरकारें और व्यवस्था बदलती भी है। इसलिए ये हमारी खूबसूरती है लोकतंत्र की। हम लोकतांत्रिक मनीष जी आपके पास साबिर भी एक कमेंट देना चाहते हैं। बहुत जरूरी है इनकी बात पे एक टिप्पणी करना। हाँ, चलिए मनीष जिस तरह की राजनीति की बात नकवी साहब कर रहे हैं, 2006 से लेके 2005 से लेके 2009 तक इस देश के कोल ब्लॉक लुटते रहे, तब ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद अचानक सीएजी की रिपोर्ट, ये जब संसद में थे तब इनको पता होना चाहिए था संसद में क्या है, देश के लोगों ने संसद में इसीलिए इनको भेजा था कि वहां से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सरकार कुछ गड़बड़ ना कर दे, संसद से कंट्रोल होना चाहिए था, तब नहीं किया। अब एक मिनट बोलने दीजिए, जवाब जी जवाब बात अंतर्यामी नहीं है। जब संवैधानिक संस्था इस बारे में कहेगी तभी तो इस बारे में हम मानेंगे। आपकी तरह उस वक्त सब लोग आंखें बूंदे में नहीं बैठे हुए थे, सारे मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे थे। 100 फाइलें बना करके हम नहीं घूम सकते। नहीं, हमारे पास सारे मुख्यमंत्रियों को भी ये बात पता थी और आपके सारे मुख्यमंत्री चिट्ठी भी लिख रहे थे प्रधानमंत्री को। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं पता था। मेरा ये कहना है कि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारी तो कोई समझ है नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 का जो चुनाव होगा वो पैसे और सत्ता की राजनीति बनाम देश की राजनीति में होने वाला है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए साबिर अली साहब, मेरा एक ही सवाल है सोनिया जी से। होगा वो राजनीति नहीं अभी होगा, वो सवाल कर रहे थे, चूंकि आज इन्होंने सवाल कर दिया आरपीएन सिंह से, चूंकि इनके वजह से पूरा देश जो करप्शन में डूबा हुआ है, इनको ये सवाल करने का मौका मिल गया। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं सिसोदिया जी, आपके चेहरे और फिजिक्स देख लगता है कम से कम आपकी उम्र 50 साल से कम नहीं होगी। आप 24-25 साल तक एजुकेशन लोग कंप्लीट कर लेता है। 25 साल में आपने कितना सामाजिक काम कर लिया? जब कांग्रेस भ्रष्टाचार में छुपी हुई है तो दिल्ली में बैठकर पूरे देश की राजनीति आप तय करने लगे और दूसरे को सवाल करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने 25 साल इस देश को कितना सेवाएं दिया है? आपके साथ जितना जो लोग थे वो तो सरकार के मुख्य स्तर जाके बैठे हुए थे, बड़े कुर्सियां लेके बैठे हुए थे। जब उनको वहां दिक्कत हुई तो आज उनको इस देश की और जनता की आपको लगने लगी कि भ्रष्टाचार बचा। आपने 25 साल कितना देश को आपने इसमें आने से पहले कितने ब्लॉक में जाकर कितने लोगों का कामों का समाधान किया? जवाब दे देता हूं। आप यहाँ दिल्ली में बैठकर राजनीति में जो लोग सतह पे जाते हैं उसका अंदाजा नहीं है। आप पहले गांव में जाइए, जवाब सुनेंगे, लोगों के लिए काम कीजिए। साबिर साहब, मैं आपसे वही सवाल सुन लीजिए, 25 साल के जवाब सुन लीजिए। 25 साल जो आपने, मैं तो इस देश का आम आदमी हूँ, कितना काम किया? मैं तो इस देश का आम आदमी हूँ जो नौकरी करते हुए छोटा मोटा व्यापार देश का। अरे आप सुनते हैं नहीं, सवाल पूछते हैं, प्रॉब्लम ये छोटा मोटा नौकरी और व्यापार है। सारे नेताओं की प्रॉब्लम ये है कि सवाल करते हैं, जवाब सुनते नहीं है। जनता क्या कहना चाहती है आप सुनिए जरा खैर से। मैं वही कह रहा था, मैं खुद जनता हूँ, मैं जनता हूँ। मैं इस देश का आम आदमी हूँ जो नौकरी करते हुए छोटा मोटा व्यापार करते हुए अपना जीवन चलाना चाहता है। मैंने कोशिश की 25 साल तक, मैंने कोशिश की कि मैं आराम से अपना जीवन चला सकूं नौकरी करते हुए, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से 10 काम को गिना दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने एक छोटी सी नौकरी की थी, लेकिन आपके भ्रष्टाचार की वजह से मुझे वो नौकरी भी करना मुश्किल हो गई, इसलिए मैं आप छोड़ के आया हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी जो सड़कों पे निकले हुए हैं ये कोई बहुत देशिया करके नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार से दुखी होकर आए हैं और ये कहने आए हैं कि हे महानुभावों भ्रष्टाचार बंद कर दो, वापस अपनी नौकरी ठीक से कर लें। आम जनता का काम कीजिए। आप बिजनेस किए, आपने 25 साल बिजनेस किया, आपने अपना सब कर दिया और आज देश की बात करते हो। हम तो, हमारी उम्र 40 साल है, 17 साल से जनता का काम कर रहे हैं, कम से कम नहीं तो 100 प्रखंडों का दौरा किया, 100 ब्लॉक में रोड चलते हुए लोगों का काम करते हैं। आपके जैसे बैठ के व्यापार नहीं किए। नहीं साबिर भाई, देश में लोगों का जनता का काम करो है ना, उनके साथ प्रॉब्लम है कि साबिर भाई मनीष जी को जवाब दे दीजिए। मनीष जी इनको करने दीजिए। नहीं, टिपिकल नेता की तरह से वो जवाब नहीं सुन रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं तो एक आम आदमी था और आम आदमी की तरह से जीना चाहता हूं। आपके जैसे लोगों के वजह से जो भ्रष्टाचार पनपा, उस भ्रष्टाचार ने मेरी नौकरी करना दूभर कर दिया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का व्यापार करना दूभर कर रखा है, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे। हम इस दावे के साथ नहीं उतरे कि हमने बहुत समाज सेवा कर रखी है, इसलिए हम सड़क पे आए। हम लोग
मेरी 40 साल की उम्र में 22 साल में कम से कम 25,000 लोगों के कामों का कल्याण। मैं लोगों का काम, प्रखंड का, गांव का, प्रॉब्लम यही है कि आदमी नेता का, औरत नेता का, लोगों के काम बच्चों कराने का, लगते हैं। स्कूल का, सब गिना सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने काम किया। ये तो आप काम 10 कराना ही थे ना गिना दो, आपको। सक्रिय राजनीति में थे आप, किस लिए थे सक्रिय राजनीति में? गिना दो। अपनी चुनावी तैयारी राजपूत जी, आप राजपूत जी, आम आदमी हो, हम दूसरे हिमाचल देश से से इंपोर्ट भी क्या है? मुझे लग रहा है कि हम हैं। देश के आप मूड से हम दिल्ली शहर स्टूडियो में के मूड पे आ बैठकर गए हैं। अपनी व्यापार कर रहे हो। मैं भी यही मुझे लग कहना रहा है हम चाहता देश हूं। के मूड से स्टूडियो के मूड में आ गए। राजपूत जो जी, गांव से आया, गांव के लोगों का काम किया, ब्लॉक में काम किया, प्रखंड में काम किया, जिला में काम किया, स्कूलों में गया, हॉस्पिटल में गया। आपने क्या किया भाई? चलिए मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा साहब इसको कुछ नहीं बदल किया, देते- इसको पर थोड़ा- आपने क्या आप किया जो वो रुक देश जाइए। में कहाँ डिलीवर हुआ वो बता उंगली दीजिए। उठाना। दुनिया में सबसे कोई अगर काम आसान है तो उस पे उंगली उठाना। उंगली उठाने से पहले आप सोचो आपने क्या इस देश के लिए किया। चलिए हम थोड़ा बहस को मोड़ते हैं। अन्ना एक अपने कस्बन किया और उसका फायदा उठा के इतना बड़ा चैनल कर रहे हो। देखिए, नाराजगी में एक बहुत अच्छी बात ये कही गई सिर्फ है। हक अन्ना एक को बहुत है। अच्छी बात कही अन्ना है। ने अपने सुनिए, जीवन में सुनिए, संघर्ष किया है। अरे मेरी भी सुन लीजिए। ये अरुण केजरीवाल और सिसोदिया को नहीं है। सुनिए, अब दूसरी सुनते अलग नहीं से हैं, एक बात इनको पता कैसे नहीं, आपकी चलेगा? बात में सुनेंगे। एक बहुत अच्छी बात आरएनपी सिंह साहब ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसको कई बार याद रखूंगा। उन्होंने कहा जनता बहुत समझदार हो गई। ये बात मैं समझता हूँ हर नेता को भी समझ लेनी चाहिए। उन्होंने शायद समझ ली है, लेकिन जिस कदर हमारे नेता लोग नाराज हो रहे हैं इस बहस में, उससे लग रहा है कि जैसे अन्ना का आंदोलन, रामदेव का आंदोलन उन्हें अभी भी कहीं न कहीं कष्ट दे रहा है। जनता समझदार है। जनता कई बार इस पर चर्चा करती है कि एक ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, नैतिकता की बात होती थी। केशवदेव मालवीय ने इस्तीफा दिया था, टीटी कृष्णमाचारी हटे थे, तब भी देश में शासन था, देश में डेमोक्रेसी उस समय की जड़ें सिर्फ जम रही थी। आज 65 साल बाद वे सब चीज़ें कहाँ चली गईं और क्यों आज ऐसा हो रहा है कि चारा घोटाले की गति एकदम मंथर हो जाती है किसी कारणवश। लोग जानते हैं क्यों हो जाती। लोग आज भी ये बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ घोटालों में जो इतनी खुलेआम जो चीज़ें हुई उन पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इसीलिए सारा देश अन्ना के एक आवाज़ लगाने पर खड़ा हो गया और इसको नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी हित में नहीं। मैंने पहले भी कहा था, देश का मूड ये है कि दोनों पार्टियां अपने अंदर झांकें, देखें और जनता की नब्ज को समझकर अपने को परिवर्तित करें। मैं ये नहीं कहता कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, लेकिन अपने अनुभव का जो फायदा नहीं उठाता, जो जनता की आवाज़ को सुनता नहीं है और जो अपना ही बखान करता रहता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वह कभी भी जनमानस में स्वीकार नहीं हो सकता है, न कभी रहा है न कभी हुआ है। ये बात बड़ी आवश्यक है जो इस चर्चा से निकली कि नैतिकता के मूल्य कहाँ गए और उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। जो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले मूल्य इस देश ने स्थापित किए थे, उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी और कौन उसमें असफल हुआ, कौन देश की आज स्थिति में आया कि गांधी जी का आखिरी आदमी जिसके लिए उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, आज वो और पीछे चला गया है और हर आदमी उसी के बल पर कह रहा है। एक मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं कहूँगा। सर, मुझे आप रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक लेने से पहले चलते हैं हम इरफान के पास। कार्टूनिस्ट की नज़र देश के मूड पे क्या कहती है, इरफान जी? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इस कार्टून के अंदर देखिए आप कि आपने एक सर्वे निकाला कि जो है एबीपी न्यूज़ का सर्वे है, लेकिन इसके बाद में आप देखते हैं कि मनमोहन सिंह के बारे में आप सोचिए, कभी किसी ने सोचा था मनमोहन सिंह बनेंगे? कोई सर्वे में नहीं आया था, लेकिन जो मैडम चाहती हैं वही पीएम बनता है। आज आप राहुल गांधी को वोट देते हैं, कल पता चलता है सुशील कुमार सिंधे पीएम बन जाते हैं, तब क्या करेंगे? सर्वे का हमारे क्या होगा? तो ये मैंने एक स्थिति बताई है कांग्रेस की। और दूसरी तरफ मैंने ये दिखाया है कि देखिए आज जो है यूपी और एनडीए क्यों पीछे जा रहा है, उसका एक कारण है कि लोगों को अन्ना का मोर्चा, जिसके ऊपर अभी बहस हो रही थी और इतनी ज़ोर ज़ोर से साइबर अली जी चिल्ला रहे थे, अन्ना का सहारा लोगों को मिल गया है और तीसरे मोर्चे भी दिखाई दे रहा है रीजनल पार्टीज़ के रूप में। आप देखिए तो आज यूपी और एनडीए